नमस्कार दोस्तों, पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलता है तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित किया था? तो इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अब दोस्तों, आपने कभी सोचा कि मैं बता तो रहा हूँ, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ 241 क्वेश्चन और इसको मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने 200 से लेकर के 1 से लेकर के 240 तक के क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिसका मैंने हिस्ट्री के प्लेलिस्ट बना दिए हैं। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं कि 881 ईस्वी में ताराचंद्र और भावना चरण ने बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी निकाला, लेकिन दिसंबर 1821 ईस्वी में भवानी चरण ने संपादक पद से त्याग पत्र दे दिया, तो उसका भार राजा राम मोहन राय को मिल चुका था। ठीक है। अप्रैल 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में एक साप्ताहिक अखबार मिरात उल अखबार नाम से शुरू किया। ठीक है, जो भारत की पहली फारसी अखबार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साल भंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है। इसका सही आंसर यही जा रहा है। अब थोड़ा सा डिटेल्स हम देखते हैं। साल भंजिका की मूर्ति का संबंध सांची के स्तूप से है। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल जाते थे और फल लगने लग जाते थे, अतः कथन सी गलत है, अन्य सभी कथन सही है। अर्थात यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा बैक करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित कथनों में ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो साल भंजिका का मूर्ति का संबंध अमरावती से नहीं बल्कि कहाँ से है? सांची के स्तूप से है। ठीक है, तो इतना डिटेल्स के साथ आपके लिए लेकर के आता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य महिला सभा की स्थापना, तो इसका सही आंसर है नेली सेनगुप्ता, अर्थात ऑप्शन बी, नेली सेनगुप्ता। इसका थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। नेली सेनगुप्ता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योगदान देने और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जतींद्र मोहन सेनगुप्ता की पत्नी थी। नेली सेनगुप्ता ने वर्ष 1933 ईस्वी की कोलकाता कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, उन्हें 1940 और 1946 में निर्विरोध बंगाल असेंबली की सदस्य भी चुना गया था। इतना डिटेल्स के साथ मैं आता हूँ। 1947 के बाद वे पूर्वी बंगाल में ही रही और 1954 ईस्वी में निर्विरोध पूर्वी पाकिस्तान असेंबली की सदस्य बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट द्वारा कृष्ण प्रथम ने। इसका थोड़ा सा डिटेलिंग्स देख लीजिए। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के नरेश प्रथम कृष्ण प्रथम ने 757 से लेकर के 783, मैं कालखंड को भी लेकर के चलता हूँ, कभी कभी कालखंड से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कराया था। यह एलोरा जिला औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र औरंगाबाद की बात कर रहा है। एलोरा के 34वें मठों और गुफाओं में से कैलाशनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध रहा। ठीक है, बाहर से मूर्ति की तरह समूचे पर्वत को तराश कर इसे द्रविड़ शैली के मंदिर का रूप दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है कि किस शैली में है, तो द्रविड़ शैली। देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्री भगवत की रचना, श्रीमद् भगवत की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है वेद व्यास। वेद व्यास द्वारा रचित है महाभारत उपन्यास। महाभारत का उपन्यास भी वेद व्यास के द्वारा ही रचा गया है। देखिए थोड़ा सा देखिए, वेद व्यास भगवान नारायण के ही कालावतार थे। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। ये चीजें आपको याद रखने लायक है, ठीक है। व्यास जी के पिता का नाम पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। वेदांत दर्शन की शक्ति के साथ अनादि पुराण को लुप्त होते देखकर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने 18 पुराणों का प्रणयन किया। इसके द्वारा प्रणीत महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। श्रीमद् भगवत के रूप में भक्ति का सार सर्वस्व इन्होंने मानव मात्र को सुलभ कराया और ब्रह्मासूत्र के रूप में तत्व ज्ञान का अनुपम ग्रंथ रत्न प्रदान किया। तो इतनी चीजें आप इनके बारे में जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है इंद्र। ऋग्वेद के प्रायः 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन है तथा 50 सूक्त ऐसे हैं जिसमें दूसरे देवों के साथ इंद्र का वर्णन है। इस प्रकार लगभग ऋग्वेद के चतुर्थांश में इंद्र का वर्णन पाया जाता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इंद्र वैदिक युग का सर्वप्रिय देवता था। इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति एक एवं उसका अर्थ स्पष्ट है। तो इसका सही आंसर आपका मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? देखिए, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचयिता हैं अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष कौन है? अश्वघोष। तो इसका थोड़ा सा डिटेलिंग से देख लीजिए। अश्वघोष ने सज्र सूची, महायान, शरधोत्पाद शास्त्र तथा सूत्रालंकार अथवा कल्याण मंडितिका नामक ग्रंथ और दर्शन विषयों के अतिरिक्त सारिपुत्र प्रकरण नामक एक रूपक तथा बुद्ध चरित्र और सौंदर्य नंद नामक 2 महाकाव्यों की रचना की है। इन रचनाओं में बुद्ध चरित्र महाकवि अश्वघोष का कृति स्तंभ है। तो यहां तक आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्रचलित नाम था? पुरुषपुर, तो इसका सही आंसर है पेशावर। और दोस्तों थोड़ा सा डिटेल्स देखिए, पेशावर पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान में पेशावर क्या है? पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है। प्राचीन समय में पेशावर का नाम पुरुषपुर हुआ करता था। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार सम्राट कनिष्क के पुरुषपुर को द्वितीय शती ईस्वी में बसाया था और सर्वप्रथम कनिष्क के बृहत साम्राज्य की राजधानी बनने का सौभाग्य भी इसी नगर को प्राप्त हुआ था। पुरुषपुर प्राचीन समय में गांधार मूर्तिकला का मुख्य और ख्यात प्राप्त केंद्र माना जाता था। द्वितीय बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में पुरुषपुर में हुई थी, जबकि कुछ विद्वानों के मत में यह बौद्ध संगीति कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। हाँ, ये सही है, कुंडलबन कश्मीर में ही हुआ था। इसके सभापति आचार्य अश्वघोष थे। इन्हें कनिष्क पाटलिपुत्र की विजय के पश्चात अपने साथ पुरुषपुर ले आया गया था, ठीक है। इतनी चीजें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां से शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। अब थोड़ा सा डिटेलिंग्स देख लीजिए। महाराष्ट्र प्राचीन 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्सक का स्थान आधुनिक अहमदनगर के आसपास का माना जाता है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी मुंबई के निकट पाए गए हैं। महाराष्ट्र के पहले प्रसिद्ध शासक सातवाहन, जो महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने अपने पीछे बहुत से साहित्यिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण छोड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो इसका सही आंसर है कुषाण। किसका? कुषाण। यूईसी लोगों के 5 राज्यों में अन्यतम कुएस सुआंका था। 25 ईसा पूर्व के लगभग इस राज्य का स्वामी कुषाण नाम का वीर पुरुष था, जिसके शासन में इस राज्य की बहुत उन्नति हुई। उससे धीरे धीरे अन्य यूईसी राज्यों की जीत कर अपने अधीन कर लिया। वह केवल यूईसी राज्यों को जीतकर ही नहीं संतुष्ट हुआ, अपितु अपने समीप के पार्थियन और शक राज्यों पर भी आक्रमण किया। उनके इतिहासकारों का मत है कि कुषाण किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था। यह नाम यूईसी जाति की उस शाखा का था जिसने अन्य 4 यूईसी राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज्य दरबार में चिकित्सक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क। ये बहुत ही फेमिलियर क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा एग्जिट मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया। वह स्थल कौन सा माना जाता है जहां बैठकर व्यास ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको विवरण में आ चुका था कि महाभारत का जो रचयिता कौन है, वेद व्यास, और वेद व्यास का पूरा नाम क्या था? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब देखिए, जब तक आपको पूरा नाम नहीं पता होगा तब तक आपको क्वेश्चन करने में और समझने में बहुत मुश्किल होगी, इसीलिए मैं फुल डिटेलिंग के साथ आता हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। वर्ष 2000 और 2006 के बीच यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। प्राचीन धर्म ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख केदारखंड, मानसखंड और हिमवत के रूप में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हिम का मतलब बर्फ का बहुत ज़्यादा वर्षा होते रहती है। लोक कथा के अनुसार पांडव यहाँ पर आए थे और विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों महाभारत व रामायण की रचना भी यहीं पर हुई थी। ठीक है, इतना चीजें आप यहाँ से लेकर के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है गुप्त काल में। ठीक है, गुप्त काल में। थोड़ा सा डिटेल सीखे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। इस वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार थे। लगता है कि गुप्त शासकों के लिए बिहार की अपेक्षा उत्तर प्रदेश अधिक महत्व वाला प्रांत था, क्योंकि आरंभिक अभिलेख प्रमुख इसी राज्य में पाए गए हैं। यहीं से गुप्त शासक कार्य संचालन करते रहे और अनेक दिशाओं में बढ़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय शासक जिसने रोमन मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों पर प्रसारण किया का संबंध किस राज्य से है? तो कुषाण। इसका भी संबंध कुषाण से ही है। थोड़ा सा डिटेलिंग्स देख लीजिए। कुषाण सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। इसके सिक्कों पर पार्थियन, यूनानी एवं भारतीय देवी देवताओं की आकृति मिली है। कनिष्क के सिक्कों पर ग्रीक अक्षर में जिन देवताओं के नाम मिले हैं वे हैं हिरैक्लीज, सिरापीज और ग्रीक नामधारी सूर्य और चंद्र। अर्थात कहने का मतलब तो है ना, जब सूर्य चंद्र का आता है तो ये हमारे ग्रंथ में भी इनका नाम हमेशा से आता है। विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में भी इनका नाम हमेशा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 ईस्वी में जयचंद्र किस युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त हुआ और मारा डाला गया? तो इसका सही आंसर है चंदावर का युद्ध। अब थोड़ा सा देख लीजिए, इसका बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको उसी तरीके से मैनेज किया है। चंदावर, जयचंद
1170 से 94 ईसा कनौज के राज्य की देख रेख का उत्तराधिकारी उसके पिता विजय चंद्र ने अपने जीवन काल में ही बना दिया था। विजय चंद्र की मृत्यु के बाद वह कनौज का विधिवत राजा हुआ। जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का पिता था। देखिए, पृथ्वीराज की पत्नी का पिता था कौन? तो जयचंद्र। ये चीजें आ गया ना। उनकी पत्नी का नाम क्या था पृथ्वीराज चौहान के? तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम था संयोगिता। तो ये चीजें आपको मिलते रहती है हमारे क्वेश्चन से। जयचंद्र बड़ा वीर प्रतापी और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने अपने वीरता और बुद्धिमत्ता से कन्नौज राज का काफी विस्तार किया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद्र दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। जयचंद्र द्वारा रचित रंभा मंजरी नाटिका से ज्ञात होता है कि इसने चंदेल राजा मदेव को पराजित किया। इस नाटिका तथा रासों में यह भी पता चलता है कि जयचंद्र ने शहाबुद्दीन गोरी को कई बार पराजित कर उसे भारत से भगा दिया था। मुसलमान लेखकों के विवरणों से ज्ञात होता है कि जयचंद्र के समय में गढ़वाल साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। इब्न असीर नाम लेखक ने तो उसके राज्य का विस्तार चीन साम्राज्य की सीमा से लेकर मालवा तक किया है। तो यहां तक आप इससे जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में प्रांतों को मंडलम में विभाजित किया गया था और मंडलम का भी उपविभाजन निम्नलिखित में से किसमें हुआ था? तो इसका सही आंसर है नाडू। किसमें? नाडू। ठीक है। सुदूर दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को तमिल प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था, जिनमें चेर, चोल और पांड्य प्रमुख थे। दक्षिण भारत के इस प्रदेश में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोपियों का आयोजन किया जाता था। इन गोष्ठियों में विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसे ही संगम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में मैंने बहुत बार बताया आपको। भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत चलाया। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज का विस्तार इलाहाबाद तक किया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता के प्रमुख अंतर क्या हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग के बीच उभरे थे। कब उभरे थे? तो इसका सही आंसर है, देख लीजिए थोड़ा सा डिटेलेंस, 1500 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार से सही होना चाहिए? ठीक है, तो दो यहाँ से यहाँ यानी ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डिटेलिंग्स देखते हैं। आर्य में भारत का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इसका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। प्रश्न में कोई विकल्प नहीं है। अब आर्यों के बाहर से भारत आने की अवधारणा
सर्वमान्य नहीं है, यानी कि इसमें भी डाउट है। ठीक है, जब इतिहासकारों ने ही इसे डाउट में रखा है तो हम और आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जब 1500 ईसा पूर्व आया था तो हम देखते हैं कि 1500 ईसा पूर्व कहाँ लाइज करता है। देखिए 2000 2500 ये उल्टा चलता है ना, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं मिलता, कमेंट करने से भी कुछ नहीं मिलता, बस मिलता है तो आपका फीडबैक मुझे मिलता है कि आपने लाइक किया, मुझे प्रोत्साहन मिलती है। तो लाइक